Good day, student. So up to last lecture, we completed some questions related to the center of mass. In today's lecture, we are proceeding further in this topic. And next bit in this topic is motion of center of mass. Okay. तो सभी स्टूडेंट हेडिंग दीजिएगा इस बीट का, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अब मोशन करने वाला है. मतलब अगर मोशन होता है तो फिर एट द टाइम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये इस बीट के अंदर हमें देखना है. तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा. ओके, तो देखिएगा अब सबसे पहला बीट है फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय. ओके, मतलब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर हम बॉडी को एन पार्टिकल्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके, सपोज दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा जिसका मास m1 रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1, z1 कुछ रहने वाले, और उसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा सेंटर से वो कुछ ऐसा रहेगा, और ये पोजीशन वेक्टर r1 रहेगा. उसके बाद पॉइंट m2 रहेगा उसका मास, और उसका पोजीशन वेक्टर आएगा r2. ओके, वैसे ऐसे n पार्टिकल्स रहने वाले, ओके, जिनके मासेस m1, m2, m3, और जो लास्ट पार्टिकल रहेगा उसको हम mn से इंडिकेट करेंगे, और उसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो rn रहेगा. ठीक है, तो ऐसे n पार्टिकल से उनके जो पोजीशन वेक्टर से वो r1 वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर rn ऐसे है. ओके, और फिर अगर हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ओके, रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, RCM, तो ये हम कैसे निकालते हैं आपको पता है ये फॉर्मूला, m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश प्लस m3 r3 डैश प्लस डॉट 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 mn rn डैश. ओके, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn. ओके, तो ये रहेगा हमारा पोजीशन ऑफ RCM. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा सेंटर ऑफ मास का. ओके, मतलब इन सभी पार्टिकल्स का अगर हम ऐसे इमेजिन करते हैं, मैं लगा तो अलग इंक से यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सपोज सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है, ओके, इस पूरे n पार्टिकल्स का, ओके, तो फिर उसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो RC डैश रहेगा, और वो RC डैश निकालने का ये फॉर्मूला है. ओके, सो दिस इज दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते तो हमें क्या मिलता है. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट r डैश से इंडिकेट कर रहा हूँ और मैं अगर उसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. विच पैरामीटर वी गेट व्हेन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया इसका वेलोसिटी करेक्ट आंसर है. वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अगर मैं जो पोजीशन वेक्टर है ना हमारे सेंटर ऑफ मास का, ओके, RCM, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर क्या मिलने वाला है मुझे, d बाय dt ऑफ RCM. d बाय dt ऑफ RCM मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा, ओके, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा उसका मैं अब डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिलने वाला है. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आएगा फिर देखिएगा. फिर ये जो डेरिवेटिव है ये हमें लेफ्ट हैंड साइड को किया तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा ये पूरे टर्म को. तो यहाँ पर डेरिवेटिव देखिएगा मास तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, फिर हमें डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, r1 डैश, r2 डैश, r3 डैश, लाइक दैट. तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 इंटू d बाय dt ऑफ वेक्टर r1 प्लस m2 इंटू d बाय dt ऑफ क्या रहेगा वेक्टर r2 प्लस m3 इंटू d बाय dt ऑफ वेक्टर r3 रहेगा एंड सो ऑन. ओके, डॉट 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 mn इंटू क्या रहेगा फिर d बाय dt ऑफ rn. ओके, ऐसा रहेगा. तो ऐसा बीट आने वाला है. मुझे बताओ अब d बाय dt ऑफ वेक्टर r1 क्या रहेगा बोलो बच्चों, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn तक, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है. ओके, नाउ टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन. d बाय dt ऑफ r1 डैश क्या रहेगा बोलो बच्चों, d बाय dt ऑफ r1 डैश टेल मी क्या रहेगा, v1 रहेगा. राइट आंसर है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लाइक दैट. तो मैं फिर अगर इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करता हूं तो क्या आएगा,
m1 v1 dash plus m2 v2 dash plus m3 v3 dash, okay, plus dot 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 mn vn dash divided by m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn, m1 plus m2 plus m3 प्लस डॉट 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 mn। तो ये फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो डिस्प्लेसमेंट था सेंटर ऑफ मास का। अभी हम इसका और एक बार डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या मिलेगा बोलो बच्चों, विच फैक्टर वी गेट व्हेन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या मिलेगा बोलो बच्चों, ठीक है, तो एक्सेलरेशन राइट आंसर है, ओके। तो अगर मैं डी बाई डी टी करता हूं, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम करते हैं तो फिर हमें क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर डायरेक्ट लिखता हूं मैं m1 a1 डैश प्लस m2 a2 डैश प्लस डॉट 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 mn an डैश डिवाइडेड बाय क्या रहेगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो ये तीनों के फॉर्मूले रहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। आर यू गेटिंग दिस? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ऐसे तीनों टर्म्स हमें मिलने वाले हैं, ओके। तो सभी फॉर्मूलेज याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, मतलब आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला उस दिन मैंने आपको बताया था, आज फिर से लिखा। फिर अगर हम पोजीशन का डेरिवेटिव लेते तो वेलोसिटी मिलता है, और फिर ये इक्वेशन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी इक्वेशन मिल गया, फिर उसका अगर और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा। तो इतना ही मैंने अभी तक आपको लेक्चर में पढ़ा है। आर यू गेटिंग दिस? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? तो आप देखिएगा, तो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बाद देखिएगा जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था ना, उसे अगर हम टोटल बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। टोटल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिलने वाला है, ठीक है। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट रहेगा। अगर हम मास लेते हैं ना, टोटल मास लेते हैं बॉडी का, मतलब अगर n पार्टिकल्स है ना, तो n पार्टिकल का टोटल मास कैसे निकालते हैं हम, m1 प्लस m2 प्लस m3 plus dot 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 mn. So in this way we have to find total mass of that body, and if we multiply total mass of body with total, or we can say velocity of center of mass, then total mass को अगर हम velocity of center of mass से अगर multiply करते हैं तो हमें momentum of center of mass मिलने वाला है, ओके। और momentum of center of mass क्या रहेगा, PCM से हम उसे इंडिकेट करेंगे, ओके। तो मोमेंटम भी है वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होगा, ओके, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, इस वजह से मोमेंटम भी आएगा। और आपको पता होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बताओ, विच फैक्टर वी गेट व्हेन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या मिलने वाला है, ठीक है, राइट आंसर है, ओके, राइट आंसर है। तो हमें फोर्स मिलने वाला है, ओके। तो आप देखिएगा फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, ओके। अगर हम बॉडी का टोटल मोमेंटम लेते हैं और उसका अगर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो फिर हमें फोर्स मिलने वाला है। लेकिन ये जो फोर्स रहता है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स रहता है, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, उसी वजह से मोमेंटम चेंज होता है, अदरवाइज मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। तो इस वाइज हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो आप देखिएगा इसमें केस होता है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो एक्सटर्नली जो अप्लाई होने वाला फोर्स है वो अगर जीरो रहता है, ओके, तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहने वाला है, फिर देखिएगा, देन एट द टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, ओके। तो एट द टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, ओके।
तो मतलब इससे क्या समझ में आता है कि अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रह सकता है लेकिन कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, कांस्टेंट मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ओके, ये दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये v1 रहेगा, ये v2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जरूर वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है दोनों भी पार्टिकल का इंडिविजुअली, लेकिन कंबाइंड वेलोसिटी इनका जीरो रहेगा अगर ये दो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट रहे तो। इज इट ओके? मतलब इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, लेकिन उन पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहने वाला है, और वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस वजह से वो जीरो आ रहा है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा ना सर, VCM कांस्टेंट रहा तो बराबर है, राइट आंसर है। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है ना, आपको पता होगा फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा। अगर फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन को तो पक्का जीरो होना है, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का जीरो रहेगा, एज वेल एज वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ऐसा ही बीट आने वाला है। ओके, इज इट ओके? एंड दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो अब इसी कंसेप्ट पर हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ बेसिक बीट्स हैं जो हमें देखना है। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है सिस्टम पर, ओके, तो फिर एट द टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। ओके, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। ठीक, तो अभी मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले को लिखता हूँ। वेलोसिटी के फॉर्मूले को, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उससे मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। हमें एक छोटा सा डेरिवेशन मतलब एक कंक्लूजन की ओर जाना है। ओके, और वो क्या रहेगा आप देखिएगा। जस्ट 1 मिनट सियर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, तो आप देखिएगा हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ओके, मतलब एक स्पेशल कंडीशन हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है, ओके, सेंटर ऑफ मास बॉडी का अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, अपनी जगह पर है, ओके, बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अगर जीरो है, तो फिर एट दैट टाइम मतलब बॉडी पर अगर इंटरनल फोर्सेस एक्ट होते हैं ना, सिस्टम के अंदर की फोर्स अगर बॉडी पर एक्ट होते हैं, तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। ओके, और फिर इस केस में क्या आएगा, फिर देखिएगा जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ओके, और ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ओके, प्लस डॉट 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 mn vn रहेगा। तो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, मास m1 m2 m3 mn, तो ये पूरे जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो भी जीरो हो जाते हैं। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 mn vn इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका मीनिंग क्या है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, तो सभी के मोमेंटम एक दूसरे को ऐड करके फाइनल उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो। ओके, तो ऐसा एक केस ऑकर होगा। ओके, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर जीरो है, तो फिर एट दैट टाइम एडिशन ऑफ ऑल दी लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सभी लीनियर मोमेंटम का जो एडिशन आएगा वो क्या आने वाला है, फिर जीरो आने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा, इफ velocity of center of mass is zero at that time addition of all the linear momentums p1 plus p2 plus p3 plus dot 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 pn is equal to zero रहेगा। is it okay? अभी देखिएगा, अगर हम दो पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं, मतलब इसी स्पेशल केस में और स्पेशल केस हम कंसीडर कर रहे हैं, इफ देयर आर टू पार्टिकल्स ओनली, if two particle system then तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या आएगा फिर, यही केस अगर हम लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम जीरो लेते हैं, तो फिर क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ तक ये फॉर्मूला प्रोसीड होगा, और नीचे आएगा m1 प्लस m2, लेकिन ये m1 प्लस m2 ऊपर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। फाइनल आंसर आएगा m1 v1 प्लस
m2 v2 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या हुआ, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2। इज इट ओके? मतलब मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या आने वाला है फिर, निगेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल रहेगा। मतलब ये जो दो मोमेंटम है बॉडी के वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो इसे लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ एक के नीचे एक। ओके, ये सभी एक ही बीट है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसके अंडर हम ये सब सेक्शन देख रहे हैं एक एक करके। तो लिख लिया सभी ने? हैव रिटन दिस? ओके, ठीक है। तो देखिएगा अब तो यहाँ पर ही पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ओके, जितना भी पढ़ाने का पार्ट था सेंटर ऑफ मास का, तो ये जो आज मैंने फॉर्मूले बताया आपको सेंटर ऑफ मास के, तो यही इन्हीं फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो आपको हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, लग सकते हैं आपको एडिशनल कैलकुलेशन के लिए। तो लिखिएगा की पॉइंट्स, और ये सभी पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। एक एक एग्जांपल देके भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, इज इट ओके? तो अभी इन्हीं की पॉइंट्स को आपको नंबर डाल के लिख लेना है, ये क्वांटिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। पहले लिखिएगा देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास। देयर मे और मे नॉट बी एनी मास present physically, any mass present physically at the center of mass, at the center of mass। ओके, सेंटर ऑफ मास पर ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा मास प्रेजेंट हो या ना हो, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक रेगुलर डिस्क में ले रहा हूँ, ये हमारे एक रेगुलर डिस्क है, तो ये डिस्क आपको पता है पूरा अंदर से भरा होता है। ठीक है, तो ऐसे अंदर से भरा हुआ एक डिस्क है, और इस डिस्क का अगर हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो भी हमारे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं तो उनका सेंटर ही उनका सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का ये रहेगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है। ये डिस्क पूरा प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है। ये पूरे शेडेड पोर्शन में डिस्क का कुछ ना कुछ बिट रहने वाला है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर कुछ ना कुछ मास है। ओके, लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अगर एक रॉड लेता हूँ ऐसा सेमी सर्कुलर शेप का, ये मैंने एक रॉड लिया है सेमी सर्कुलर शेप का, तो आप बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, एट विच पोजिशन इट सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट। तो इसके भी सेंटर पर सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट रहेगा, और ये सेंटर यहाँ पर है। ओके, और ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है बॉडी के बाहर है। ओके, मतलब आउटसाइड है, और यहाँ पर कुछ भी बॉडी का मास प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, आउटसाइड होने के कारण यहाँ पर बॉडी का कुछ भी मास प्रेजेंट नहीं रहने वाला है। इज इट ओके? ओके, तो पहले बीट का मीनिंग लगा, मीनिंग समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया। देयर मे बी और मे नॉट बी मास प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास। ओके, पहले क्वेश्चन में देखिएगा ये जो फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है, तो फर्स्ट डायग्राम में सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पर कुछ ना कुछ मास है, लेकिन सेकंड डायग्राम में अगर आप देखते हो तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पर कुछ भी डायग्राम मतलब कुछ भी मास प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो दिस द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट, मतलब ये उसे एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल दिए हैं। इसी एग्जांपल में और एक स्टेटमेंट हम सेंटर ऑफ मास का बता सकते हैं। सेंटर ऑफ मास may be inside or outside a body, center of mass may be inside or outside a body, मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर बाहर भी। इसके भी एग्जांपल यही दो डायग्राम दे सकते हैं हम। ये बॉडी था हमारा पहला, और इसी के इसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही था। ओके, दिस इज द इनसाइड, लेकिन इस बॉडी का देखो आप, बॉडी के आउटसाइड है। ओके, सो दिस इज दिस सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी, मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है और सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है। ओके, दोनों भी कंडीशन अकर हो सकते हैं।
अभी नेक्स्ट देखिएगा थर्ड कंडीशन रहेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिपेंड्स ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी। बॉडी का शेप कैसा है उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास डिपेंड रहेगा। ओके, अलग अलग शेप का सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और फॉर गिवन शेप डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन अ बॉडी। ओके, एंड इट इज क्लोजर टू अ मैसिव पोर्शन रहेगा। मतलब देखिएगा फॉर गिवन शेप for a given shape it depends on the distribution of mass within body and is closer to the massive portion। मैसिव पोर्शन के क्लोजर रहेगा। मतलब अब ये अगर यूनिफॉर्म डिस्क है ना तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। अगर ये अन यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म मतलब सब तरफ इसका मास सेम है, मतलब ये जो 1/4 हिस्सा है ना इसमें जितना मास होगा डिस्क का उतना ही मास उसके रिमेनिंग 1/4 में होगा, उतना ही मास रिमेनिंग 1/4 में होगा। मतलब इन चारों हिस्सों का मास क्या रहेगा, अगर उनका साइज इक्वल है ना तो वो मास भी इक्वल रहेगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो फिर सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, मतलब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो उसके सेंटर पर रहेगा। वही अगर मैं यही डिस्क लेता हूँ लेकिन इसके सेकंड पोर्शन पर मैं क्या करता हूँ और भी थोड़ा मास ज्यादा कर देता हूँ, मतलब बाकी 1/4 हिस्सों से अब जो हमारा बाकी 1/4 हिस्सों से अब जो हमारा सेकंड पोर्शन है ना अब इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और इसका मास बढ़ने से अब जो सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर पर था ना वो आप कहाँ पर शिफ्ट होने वाला है बच्चों, सेकंड की ओर शिफ्ट होने वाला है। ओके, मतलब अब ये सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन शिफ्ट होने वाला है। मतलब जहां पर मैसिव पार्ट ज्यादा रहेगा उस सेक्शन की ओर क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ मास टिल्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्या ये क्वेश्चन ये बिट समझ में आ गया आपको? क्या मैं और एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूं? गिव मी द कंफर्मेशन दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चारों हिस्सों का अगर मास सेम है तो फिर एट दैट टाइम सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर रहेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर रहेगा। ओके, और अगर कोई एक हिस्से का मास ज्यादा है एक पर्टिकुलर पोर्शन का तो फिर उसी पोर्शन की ओर सेंटर ऑफ मास टिल्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। ओके, आर यू गेटिंग दिस? अक्रम 2 पार्ट्स का इक्वल है और नेक्स्ट 2 पार्ट्स का इक्वल है देन अभी वो डिपेंड होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब किस और मास ज्यादा है क्या है, हम ये क्वेश्चन आंसर में लेने वाले हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अलग अलग प्रोबेबल कंडीशंस हम देखने वाले हैं। 2 मास का ज्यादा है और 2 मास का कम है ना तो फिर जो 2 मास का ज्यादा है ना उनके बीच में रहेगा सेंटर ऑफ मास। मतलब आपका कहना है कि 1 और 2 का मास ज्यादा है और मतलब ये 1 और 2 है इनका मास ज्यादा है। ओके, और 3 और 4 का मास कम है तो फिर डेफिनेटली ये जो मास ज्यादा है ना वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था तो अभी ये यहाँ से निकल कर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे जगह पर जाने की कोशिश करेगा जहां पर मास ज्यादा है। ओके, जिस सेक्शन में मास ज्यादा है। इज इट ओके? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अलग अलग प्रोबेबल कंडीशन है इसके, मैं भी मतलब मानता हूँ, लेकिन वो सभी केसेस हम क्वेश्चन आंसर में कवर करेंगे। ओके, सभी केस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर नेक्स्ट बिट। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ सेंटर ऑफ मास का। नेक्स्ट दिया है फोर्थ पॉइंट,
for symmetrical bodies, having homogeneous distribution, for symmetric bodies having a homogeneous distribution, homogeneous distribution of mass, it coincide with the center of mass, it coincides with center of mass of ज्योमेट्रिकल सेंटर, विथ ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब देखिएगा, सपोज ये हमारा डिस्क है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, तो अगर ये होमोजेनियस डिस्क है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही रहेगा। जो एक्चुअल सेंटर था उस बॉडी का, उसी सेंटर पर सेंटर ऑफ मास रहेगा। कब ये स्टेटमेंट कब वैलिड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड व्हेन होल बॉडी इज यूनिफॉर्म। ये जो डिस्क है ये अगर यूनिफॉर्म रहा तो ही ये केस वैलिड है। अगर ये डिस्क यूनिफॉर्म नहीं रहा, नॉन यूनिफॉर्म रहा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक तरफ इसका मास ज्यादा है तो दूसरी तरफ मास कम है, तो ऐसे डिस्क को नॉन यूनिफॉर्म डिस्क कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म डिस्क अगर रहा तो इसे सिमेट्रिकल बॉडीज कहा जाता है, और ऐसे सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ओके, देन इट्स सेंटर ऑफ मास इज कोइंसाइड विथ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा वर्डिंग को, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग homogeneous distribution of mass, then center of mass coincides with geometrical center। ऐसा कीजिएगा, center of mass coincides with geometrical center और actual center, ठीक है। तो देखिएगा, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज मतलब सब तरफ से वो सिमेट्रिकल है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम नहीं है। एंड होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहीं पर भी मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर भी कम नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। देन सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विथ द एक्चुअल सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ मास इस कंडीशन में एक्चुअल सेंटर के साथ कोइंसाइड होगा, ठीक है। तो यही इसका एग्जांपल रहेगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, if we know the center of mass of a part of a system and their masses, we get a combined center of mass by treating the parts as a particle placed at their respective center of masses, okay। तो ये भी एक important question है, ये भी important एक concept है। इसी concept के ऊपर आपको पता होगा एक question भी मैंने solve किया था। पहले मैं इस point को लिखता हूँ और उसके बाद फिर हम इस point को example देकर मैं आपको explain करता हूँ कि exactly ये क्या बता रहे हैं, okay। तो ये 5th नंबर का point है और इम्पोर्टेंट है। इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड देयर masses, we can get the combined center of mass, we get the combined center of mass by treating the parts as a particles placed at their respective center of mass, ओके। मतलब क्या कहना है उनका, आपको याद होगा वो क्वेश्चन में, आपको याद दिलाता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, ऐसे 3 रॉड्स रखे थे मैंने, मतलब इस लेक्चर के पहले मैंने वो लेक्चर का वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। ऐसे 3 रॉड्स थे, जिन तीनों रॉड्स के मास उन्होंने सेम बताए थे,
ये पहला रॉड था O2A, O2B एंड A2B, ऐसे 3 रॉड्स थे, तीनों के मास उन्होंने सेम बताए थे, यम यम एंड यम। ये तीनों रॉड के इंडिविजुअल मासेस थे। और फिर मैंने क्या किया था, इन तीनों के इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए थे आपको शायद वहां पर, ओके, आई होप मतलब आपको पता होगा। तो ये पहला जो पॉइंट था ओ, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट A,0 था और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,A था, ओके। तो फिर हमने क्या किया था, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो हम निकाल नहीं सकते थे क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड था अलोंग दिस रॉड, लेकिन हमें ये जरूर पता था कि इन तीनों रॉड्स का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पर होगा। तो ये जो रॉड है ना O2A के बीच में प्रेजेंट, तो इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहाँ पर रहता, बीच में, ओके, बीच में मतलब यहाँ पर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए थे A/2, 0। याद करो इस क्वेश्चन को बच्चों, याद आ रहा है क्या आपको, ओके। तो फिर ये जो O2B रॉड था, इसका भी मास यम था, ओके, और इसका जो लेंथ था वो A था, तो इस वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो आपको पता होगा 0,A/2 लिया था हमने। और ये जो रॉड था AB, इसका सेंटर ऑफ मास हमने क्या लिया था फिर, A/2, A/2। मतलब हमने क्या किया था, इन तीनों रॉड्स के पहले सेंटर ऑफ मास निकाले थे, इन तीनों रॉड्स के आपको मास पता थे। तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया था बच्चों, आपको पता होगा। इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने क्या किया था फिर, इन तीनों रॉड्स को मैंने तीन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ओके। पहला पार्टिकल जो था इसका मास यम था, और इसका मैंने सेंटर ऑफ मास मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट था वो मैंने A/2, 0 एज्यूम किया था। दूसरा